बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 9 जो है उसके चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक सेल साइकिल को, चैप्टर का नाम भी वैसे यही है, तो चैप्टर 4 के टॉपिक सेल साइकिल को हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को या इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, मैं पहले उससे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो बेटा याद रखें, जिस तरह कि आपने पहले पढ़ा होगा कि इस अर्थ के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है यूनिसेलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं, जिस तरह के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो यूनिसेलर है। ठीक है, अमीबा, इसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा अमीबा, पैरामीशियम। इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म वो हैं जो बहुत ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, उनको कहा जाता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स, वो सारे के सारे क्या हैं? मल्टी सेलर। ठीक है, तो उनमें से सबसे टॉप पे जो वो ह्यूमन आता है, तो ह्यूमन जो होमो सेपियन है उसी को रेफरेंस बना के हम ये टॉपिक समझेंगे। तो ह्यूमन जो है उसका साइंटिफिक नेम आपको पता है, उसको होमो सेपियंस कहते हैं। तो ह्यूमन की बॉडी जो है वो तकरीबन 200 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हुई है, एवरेज। अब बॉडी में इतनी ज़्यादा सेल्स हैं, 200 ट्रिलियन सेल्स, तो याद रखें इन तमाम के तमाम सेल्स जो है इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ सेल्स ऐसे हैं कि जो डिवाइड ही नहीं कर रहे, जो बिल्कुल डिवाइड नहीं कर रहे, हम उनको कहते हैं कि वो सेल्स जो हैं वो G0 फेज़ में हैं, जो डिवाइड नहीं कर रहे। तो आप सोच रहे होंगे अगर वो डिवाइड नहीं कर रहे तो वो क्या कर रहे हैं? तो बेटा जो सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे वो कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अभी डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो हर वक्त डिवाइड कर रहे हैं या ज़रूरत पड़ने पर वो डिवाइड करते हैं। तो जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं हम उनको कहते हैं कि वो सेल्स क्या हैं? वो सेल साइकिल में मौजूद हैं। ठीक है, या वो सेल साइकिल की स्टेज में मौजूद हैं। तो लिहाजा हमने क्या किया, हमने इन 200 सेल्स को, 200 ट्रिलियन सेल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वो सेल्स जो नॉन डिवाइडिंग है, जो डिवाइड नहीं कर रहे, उनको हमने कहा वो G0 फेज़ में है, और जो सेल डिवाइड कर रहे हैं हमने उनको कहा कि वो सेल्स सेल साइकिल में। ठीक है, तो चलें आए पहले हम इसी G0 फेज़ को जो है वो देखते हैं। लेफ़्ट साइड पे मैंने देखें बुक के पेजेस को भी अरेंज करके रखा हुआ है। तो अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर G0 फेज़ के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि मैनी सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस, कि ज़्यादातर सेल्स ऐसे होते हैं बॉडी के जो डिवाइड करना छोड़ देते हैं और वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन सेल्स को स्पेशलाइज्ड सेल भी कहा जाता है, और इस स्टेज को जिसमें वो सेल हैं उसको कहा जाता है G0 फेज़ या G0 फेज़। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से सेल्स हैं जो हर वक्त डिवाइड कर रहे हैं और कौन से सेल्स ऐसे हैं जो ज़रूरत पड़ने पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 एग्जाम्पल दी हुई हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स, या इनको नर्व सेल भी कहा जाता है, न्यूरॉन्स। अगर आपको मैं डायग्राम थोड़ी सी बनाकर दिखाऊं तो एक न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन आपके सामने है। तो ये सेल्स जो हैं ये नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होते हैं, न्यूरॉन्स। तो याद रखें ये सेल्स जो हैं ये अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो G0 फेज़ में रहते हैं, ये डिवाइड नहीं करते। एक दफ़ा जब ये बन जाते हैं तो उसके बाद ये डिवाइड नहीं करते, और वो कह रहा है कि वो इनडेफिनेट पीरियड तक ये सेल्स क्या करते हैं? ये डिवाइड नहीं करते, और ये हर वक्त किस में रहते हैं? न्यूरॉन्स, ये हर वक्त G0 फेज़ में रहते हैं। यही वजह कहा जाता है कि जब आप बाइक पे ड्राइव कर रहे हो तो आप हेलमेट पहने, क्योंकि अगर सर पे कोई चोट लग जाए तो अगर आपके ब्रेन के न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो वो फिर रिपेयर नहीं हो सकते, तो बंदा परमानेंटली जो है वो या पैरालाइज हो जाता है या उसकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये सेल्स रिपेयर तो शायद थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमेशा के लिए G0 फेज़ में चले गए। ठीक है, इसके अलावा दूसरे जो सेल्स हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जो टेम्पोरेरीली जो हैं, यानी वक्ती तौर पर वो G0 फेज़ में मौजूद हैं।
फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन के लिवर के सेल्स हैं और जो किडनी के सेल्स, लिवर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, यानी लिवर एक बॉडी ऑर्गन है और उसका स्ट्रक्चर कुछ रफली इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये रेडिश ब्राउन कलर का एक ऑर्गन होता है लिवर, इसको उर्दू में जिगर या कलेजी भी कहा जाता है। तो जो इसके सेल्स होते हैं वो टेम्पोरेरीली G0 फेज में होते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन किडनी है, ठीक है, किडनी ह्यूमन में 2 होती हैं, पेयर होता है किडनीज का। तो किडनीज की शेप ये देख लें आप, ठीक है, इनको उर्दू में गुर्दे कहा जाता है। तो जो किडनीज हैं ये भी किस में होती हैं, ये भी टेम्पोरेरीली G0 फेज में होती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि G0 फेज में एंटर ही नहीं होते, वो हर वक्त ही सेल साइकिल में होते हैं, ठीक है। थर्ड ऐसे भी होते हैं। अब उसकी एग्जांपल कौन सी है, उसकी एग्जांपल है एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो याद रखें जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये बॉडी की एक बेसिकली टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू वो आप आगे जाकर पढ़ेंगे, ये वो टिश्यू होती है जो कि बॉडी के ऑर्गन्स को कवर करती है, एक शीट की शक्ल में इसके सेल्स होते हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यू है। फॉर एग्जांपल तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके सबसे अंदर वाली साइड पर जो लेयर है वो यही एपिथेलियल टिश्यू है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स के अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है। तो याद रखें इसके जो एपिथेलियल सेल्स के जो सेल्स होते हैं वो हर वक्त ही डिवाइड करते रहते हैं और वो कभी भी G0 फेज में नहीं होते। और आपने अभी देख ही लिया कि जो सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे वो यानी G0 फेज में होंगे। तो ये एक डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है, इसमें दिखाया गया है कि जो सेल G0 फेज में होगा उसकी शेप किस तरह की होगी। तो आप देख सकते हैं इसमें दिखाया गया है। तो ये G0 फेज में एक सेल है। चलें अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं कि बेटा जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, जो सेल्स हर वक्त डिवाइड कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो सेल्स किस में हैं, वो सेल्स हैं जी सेल साइकिल में, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है सेल साइकिल, यानी जो सेल डिवाइड कर रहे हैं वो किस तरह डिवाइड कर रहे हैं, उनके क्या क्या स्टेप्स हैं। उससे पहले हम सेल की 2 टाइप्स देख लें। देखिए न्यूक्लियस के लिहाज से सेल की 2 टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे सेल्स को कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, जिस तरह के ऑल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, ठीक है, उन बैक्टीरिया के सेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो बैक्टीरिया के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, ठीक है, उन तमाम के सेल्स क्या होते हैं, उनके तमाम के सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं। जिस तरह ये देखें, ये एक सेल है, इसमें ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक सेल, और ये एक बैक्टीरियल सेल है जो इससे छोटा होता है और इसके अंदर आपको ये DNA नज़र आ रहा है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो ये सेल क्या होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो हमने जो सेल साइकिल पढ़नी है वो है बेसिकली यूकैरियोटिक सेल साइकिल। प्रोकैरियोटिक के अंदर हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे आगे जाकर कि उनमें बाइंडरी फिशन होती है, लेकिन वो भी हम बाद में देखते हैं। तो लिहाजा अब हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल साइकिल, ठीक है। सबसे पहले है जी इसकी डेफिनेशन। जिस तरह कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल्स। अब इसका मतलब क्या है इस डेफिनेशन का, इसका मतलब ये है कि ये देखें, ये सेल जो है ये अभी बना ही है, ठीक है, ये सेल अभी बना ही है, स्टार्ट बना है, यानी पिछली डिवीजन से ये बना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये सेल जो है इसने आगे फर्दर डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड करने से पहले ये सेल क्या करेगा, ये सेल जो है ना वो अपने आप को डिवीजन के लिए थोड़ा तैयार करेगा। ये सेल, जिस तरह एग्ज़ाम होता है तो आप पहले पूरा साल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और तैयारी करने में कितना टाइम लग जाता है, तो लिहाजा इसी तरह जब एक सेल ने डिवाइड करना होता है ना, तो डिवाइड करने से पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम, तकरीबन 90% टाइम जो है ना वो इस प्रेपरेशन में लगा देता है, ठीक है।
तो सेल जो है वो पहले डिवीजन की तैयारी करता है, जब वो डिवीजन की तैयारी करता है इसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, इसका न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब इसने तैयारी कर ली, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि वो तमाम स्टेजेस, ठीक है, वो तमाम स्टेजेस कि जिसमें पहले सेल क्या करता है, पहले अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है और उसके बाद वो सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इन तमाम स्टेजेस को हम क्या कहते हैं, इन तमाम सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल है बेटा, ये याद रखें, सेल साइकिल जो है ना, इसकी 2 मेन स्टेजेस हैं, ठीक है। सेल साइकिल की क्या है, 2 मेन स्टेजेस हैं सेल साइकिल की, ठीक है। एक है इसकी, एक को हम कहते हैं इंटरफेस, ठीक है, और दूसरी स्टेज को हम कहते हैं माइटोटिक फेज और माइटोसिस। तो सेल साइकिल जो है उसकी 2 मेन स्टेजेस हैं, ठीक है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। तो इंटरफेज जो है इसके अंदर सेल क्या करता है, इसके अंदर सेल जो है वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। जबकि माइटोटिक फेज में या माइटोसिस में सेल क्या करता है, सेल एक्चुअली डिवाइड कर जाता है, ठीक है। अब आगे से फर्दर जो है, ये इतनी सिंपल नहीं है, आगे से फर्दर इनको स्मॉलर स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इनको सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल जो इंटरफेज है ना, आगे से इंटरफेज की फिर 3 स्टेजेस हैं, G1, S एंड G2, ठीक है। इसी तरह जो माइटोसिस है इसकी फर्दर 2 स्टेजेस हैं, एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस, इंशाल्लाह आज हम इन तमाम स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, और दूसरी स्टेज का नाम है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप ये देख लें कि सेल स्टेजेस की मेन क्या है, सेल स्टेजेस की मेन 2 स्टेजेस हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। फिर इंटरफेज जो है उसकी आगे से फर्दर 3 सब स्टेजेस हैं, G1, S, G2, ठीक है। इसी तरह जो माइटोटिक फेज है जिसमें कि सेल डिवाइड करता है, वो क्या है, वो उसकी फर्दर 2 स्टेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। लेकिन अभी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसकी फर्दर आगे से जो है ना वो 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी हैं, वो प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दी स्टेजेस वन बाय वन, ओके। अच्छा, एक और चीज़ देखें, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये ज़रा नोट करें आप। द इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल आर कंट्रोल्ड बाय स्पेशल जीन्स, यानी सेल साइकिल कोई अपने आप से नहीं हुई जा रही कि सेल डिवाइड होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। सेल ने कितना डिवाइड करना है, एक सेल ने डिवाइड करके कितने सेल बनाने हैं, एक सेल ने डिवीजन को कब रोक देना है। तो याद रखें इन तमाम के लिए क्या है, ये अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये तमाम के तमाम जो इवेंट्स है सेल साइकिल के, इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको स्पेशल जीन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इस डायग्राम में बेटा ये आप देख भी सकते हैं, ये जो डायग्राम है इसको ज़रा हम बड़ा करके देखते हैं कि इसको मैं इरेज करता हूँ ज़रा। तो बेटा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इंटरफेस जो है ये सारे का सारा जो है ना, ये जो पिंक और ये ग्रीन और जो पर्पल कलर दिखाया गया, ये सारी है इंटरफेस, ठीक है, ये सारी इंटरफेस है। और इंटरफेस के अंदर फर्दर G1, S और G2 स्टेजेस आप देख सकते हैं कि ये पूरा सर्कल एक सेल साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर G1, S और G2 स्टेजेस ने कितना टाइम लिया हुआ है, कितना ज़्यादा टाइम इनको लगता है। और ये जो है ये माइटोटिक फेज़ है, M फेज़, माइटोटिक फेज़। और माइटोटिक फेज़ के अंदर फिर 2 हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में फिर है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये इस सेल साइकिल का स्मॉलर पार्ट है, ठीक है। तो चलें अब हम आगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये इंटरफेस क्या है और इंटरफेस के अंदर क्या क्या होता है।
ठीक है। तो इंटरफेस पे हम आते हैं। तो सेल साइकिल की जो पहली स्टेज है जिसको इंटरफेस कहा जाता है, तो देखें टोटल सेल साइकिल के टाइम का ये क्या है 90% है। तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं जिसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कुछ इस तरह के यानी कि मेमोरी बेस्ड होते हैं, ये आपने याद रखना पड़ता है। तो ये आपने इसमें याद रखना है कि जो इंटरफेज़ है ये इतनी ज़्यादा लंबी फेज़ है कि इसमें सेल साइकिल का 90% टाइम इसमें लग जाता है। अब इंटरफेज़ में होता क्या क्या है, इंटरफेस के अंदर एक तो ये होता है कि सेल जो है कुछ अपने फंक्शन वगैरह परफॉर्म करता है, और बेसिकली सेल जो है वो क्या करता है अपने आप को, मेन पॉइंट ये है कि वो अपने आप को डिवीजन के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है। तो इसके अंदर आपको सेल्स इंटरफेस में सेल आपको किस तरह का नज़र आएगा, तो इंटरफेस में आप देखें सेल आपको नज़र आ रहा है, इस सेल के अंदर ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको सेंट्रोसोम कहा जाता है, ये आपने पिछले चैप्टर में इसकी डिटेल पढ़ी होगी। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद है न्यूक्लियोलस, इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर फाइबर्स मौजूद हैं जिनको क्रोमेटिन कहा जाता है। तो इंटरफेज में आपको क्रोमोसोम्स नज़र नहीं आएंगे, इंटरफेज में आपको इस तरह क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म में आपको ये सेंट्रोसोम वगैरह नज़र आएगा, ठीक है। तो इंटरफेज बेसिकली क्या होती है, ये वो 90% टाइम इसमें लगता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। अब आगे इंटरफेस जो है ये बहुत लंबी स्टेज है और इसको फर्दर क्या किया गया, इसको फर्दर जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया, जिसका मैंने अभी नाम बोला था कि इंटरफेस जो है इसकी 3 स्टेजेस हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। देखिए G का मतलब यहाँ पर है गैप, यानी 1 का मतलब फर्स्ट, इसका फुल नेम है फर्स्ट गैप फेज, इसको ग्रोथ फेज भी कहा जाता है, फर्स्ट गैप फेज या इसको ग्रोथ फेज भी कहा जाता है, ठीक है। और जो एस फेज है, एस फॉर सिंथेसिस, एस को सिंथेसिस फेज कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो भी हम देखते हैं। इसके अलावा जो थर्ड फेज है इसको G2 फेज कहा जाता है या इसको सेकंड गैप फेज कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं G1 फेज क्या है या ग्रोथ फेज क्या चीज़ है। तो फर्स्ट गैप फेज या ग्रोथ फेज में क्या होता है, तो याद रखें ये प्रीवियस माइटोसिस के बाद, यानी सेल अभी माइटोसिस करके बन चुका है, प्रीवियस माइटोसिस के बाद जो सबसे पहली स्टेज होती है वो, यानी प्रीवियस लाइफ साइकिल एंड होने के बाद अब सेल जो है एक नई सेल साइकिल में एंटर हो रहा है। तो नई सेल साइकिल में एंटर होने के बाद सबसे पहले वो किस में एंटर होगा, सबसे पहले वो एंटर होगा G1 फेज में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है याद रखें, इसमें जो है ना वो सेल की शेप तो ख़ास चेंज नहीं होती, सेल्स के अंदर प्रोटीन्स वगैरह बन जाती हैं, कुछ सेल्स के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा ऑर्गेनेलीज के बारे में, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, तो ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो सेल्स के अंदर प्रोटीन्स वगैरह बन जाती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज उसके बन जाते हैं और सेल जो है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, ग्रो इन साइज। इसके अलावा सेल्स के अंदर ऐसे एंजाइम भी बनते हैं जो एंजाइम इससे अगली स्टेज में चाहिए। एंजाइम आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंजाइम जो है बायो कैटलिस्ट हैं और एंजाइम सेल में होने वाले सारे रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इससे अगली स्टेज है जिसको एस फेज कहा जाता है और जिसके अंदर डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, वो भी हम देखते हैं। तो वो तमाम एंजाइम जो कि अगली स्टेज में चाहिए वो इसी स्टेज में बनते हैं, ठीक है। तो ये G1 फेज में भी सेल आपको इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। और इसमें उसने शो किया हुआ है कि ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम और इसमें सेंटर वाला पार्ट है, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं, और इस क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड मौजूद है, ठीक है। तो G1 फेज के बाद क्या होता है, G1 फेज के बाद स्टार्ट होती है जी S फेज। S फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चर, सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन। तो याद रखें एस फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एस फेज में क्या होता है, एस फेज में होती है डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन क्या चीज़ है, एस फेज में होता है ये कि जो सेल्स के अंदर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। और एस फेज में बनने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो आपने अभी देखा, वो इससे पिछली स्टेज में बन चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप जेनेटिक्स वाले या न्यूक्लियस वाले चैप्टर में जाकर आप पढ़ेंगे, ये इनहेरिटेंस के चैप्टर में प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह। तो वहाँ पर आप जाकर देखेंगे कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल है और ये डीएनए के एक मॉलिक्यूल से क्या बन चुके हैं, डीएनए के एक मॉलिक्यूल से ये 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए का एक मॉलिक्यूल एग्जैक्ट अपनी 2 कॉपीज बनाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें डीएनए अपने आप को डबल कर लेता है, ठीक है, एस फेज भी। तो आप देख सकते हैं
कि इसमें जो आपको क्रोमोसोम ऊपर जो है वो सिंगल नज़र आ रहा है, ये सिंगल क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, तो एस फेज़ के बाद वो क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हो जाएगा। और इस ऊपर वाले क्रोमोसोम में आप देख सकते हैं एक क्रोमेटिड है, क्योंकि वहाँ पर डीएनए का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, 1 डीएनए मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर एक क्रोमोसोम में डीएनए के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो इस एस फेज में सेल की शेप में यही चेंज आती है कि उसका क्रोमोसोम्स जो है वो डबल हो जाता है और उसमें 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम भी साथ साथ आपने प्रिपेयर करनी है। तो लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो सेम ही रहते हैं। सपोज करें कि ह्यूमन के एक सेल में आपको मालूम है कि इसमें क्रोमोसोम्स जो 46 होते हैं, तो जब एस फेज होगी ना तो एस फेज में डीएनए डबल तो हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम की जो टोटल तादाद है वो यही रहेगी, क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे। हाँ, वो क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट जरूर कर लेंगे, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, याद रखना है, ये आप क्या रहेंगे, ये इसमें सेम रहेंगे एस फेज। ठीक है, तो G1 फेज, एस फेज, और उसके बाद इंटरफेज की जो थर्ड स्टेज है उसको कहा जाता है G2 फेज। ठीक है, तो बेटा ये देखें, ये G2 फेज है। अब G2 फेज जिसको सेकंड गैप फेज भी कहते हैं, G2 फेज को सेकंड गैप फेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस फेज में क्या क्या होता है, इस फेज में सेल जो है वो फर्दर साइज उसका इंक्रीज होता है। ठीक है, सेल का साइज इंक्रीज होता है। इसके अलावा इससे अगली स्टेज जो है जिसमें कि सेल ने डिवाइड करना है, उसके लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्यूबुलिन प्रोटीन उसमें ज़रूरत होती है, तो इसमें अगली स्टेज के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वो इसी स्टेज में वो प्रोटीन्स प्रिपेयर होती है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि देखें डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो डीएनए ने अपने आप को डबल किया। अब हो सकता है कि डीएनए डबल जब हुआ है उसमें कुछ एरर्स आ गए हों, क्योंकि अगर डीएनए में एरर आ गए तो डिजीज़ हो सकती हैं। डीएनए में चेंज आ जाए, इसको म्यूटेशन कहते हैं, और अगर डीएनए में कोई चेंज आ जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो उससे कोई सीरियस डिजीज़ हो सकती है, सेल की डेथ हो सकती है। तो लिहाजा तो सेल के पास पूरा एक रिपेयर सिस्टम होता है। तो सेल क्या करता है इस स्टेज में कि सेल जो है वो डीएनए जो डुप्लीकेट हुआ है उसको चेक करता है, और अगर कोई डीएनए डैमेज वगैरह हो गया तो उसकी जो रिपेयरिंग होती है वो इसी स्टेज में होती है। तो लिहाजा ये भी आपने पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो G2 फेज़ होती है उसमें ये भी आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे कि सेल के रिपेयरिंग सिस्टम क्या होता है और वो कैसे इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा सेल के अंदर वो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो जो है अगले स्टेज के लिए वो बनना शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस सेल को अगर आप पिछले सेल से कंपेयर करें तो इसका साइज़ भी बड़ा है, और इसके अंदर ये कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। इसका मतलब ये इसमें प्रोटीन्स वगैरह कुछ ऐसी हैं जो अगली स्टेज में चाहिए वो बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये था जी सेल साइकिल की कौन सी इंटरफेस। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा रिकैप करके फिर आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल का मतलब ये होता है कि जो सेल डिवाइड कर रहे हैं वो सेल साइकिल स्टेज में है। जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो हमेशा सेल साइकिल में ही रहते हैं। किडनी के सेल, लिवर के सेल ज़रूरत पड़ने पर सेल साइकिल में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिवर में कोई डैमेज आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, लिवर जो है वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, कोई थोड़ा कुछ हद तक रीजनरेट कर लेता है, तो फिर वो सेल साइकिल में एंटर हो जाता है। तो सेल साइकिल का आपने देखा इसकी 2 मेन स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? एक तो है इंटरफेस, ठीक है, और सेकंड स्टेज कौन सी है? सेकंड स्टेज है माइटोटिक फेज। ठीक है, और आपने ये भी देखा इंटरफेज जो है वो पूरी सेल साइकिल का 90% पार्ट है। और इंटरफेज जो है इसकी फिर आपने अभी 3 स्टेजेस पढ़ी हैं, G1, S एंड G2। तो अब सपोज कर लें कि ये एक सेल है और ये सेल उन तीनों स्टेजेस को कंप्लीट कर चुका है। ये G1, S और G2 फेज, फर्स्ट गैप फेज, सिंथेसिस फेज, सेकंड गैप फेज, दोनों को ये कंप्लीट कर चुका है। अब ये सेल फुली प्रिपेयर्ड है। अब इस सेल ने क्या करना है? इस सेल ने करना है डिवाइड करना। तो जो डिवीजन वाली फेज होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको एम फेज या उसको माइटोटिक फेज कहा जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, इंटरफेज के बाद सेल ने डिवाइड करना है, ये इसकी समरी दी हुई है। लिहाजा अब हम चलते हैं आगे माइटोटिक फेज पर या माइटोसिस पर। ठीक है, तो माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले फिर हम कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, माइटोसिस और माइटोटिक फेज। याद रखें कि माइटोसिस जो है ये
बेसिकली क्या है, ये सेल डिवीजन है ना, इसमें सेल डिवाइड कर रहा है। डिवाइड का मतलब है इन 102, 2 से 4 सेल जो है इसका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि एक सेल थ्योरी है, एक टॉपिक है, उसको सेल थ्योरी कहा जाता है। उसमें इसका एक पॉइंट ये है कि न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो नए सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल के डिवीजन से ही बनते हैं। सेल अपनी तादाद, जिस तरह जब आप छोटे थे तो आपकी बॉडी में सेल्स की तादाद कम थी, अब आप ऐसा ऐसा बड़े होते गए तो आपकी बॉडी में सेल्स की तादाद भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो सेल जो है माइटोसिस के ज़रिए अपने जो है नंबर में इंक्रीज़ करते हैं। तो याद रखें बॉडी में जो है ना वो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स। तो याद रखें ह्यूमन की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे होते हैं जर्म लाइन सेल्स। अब सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो सोमैटिक सेल्स को बॉडी सेल्स भी कहा जाता है, यानी बॉडी वो सेल्स जो बॉडी के ऑर्गन्स को, जो बॉडी की टिश्यूज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो सेल सोमैटिक सेल हैं। जिस तरह ब्रेन के सेल्स, सारे के सारे न्यूरॉन्स सोमैटिक सेल हैं, स्किन के सेल, हार्ट के सेल, लिवर के सेल्स, बोन के सेल्स, ब्लड के सेल्स, तो वो सारे के सारे सेल्स क्या हैं जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बॉडी के जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो कौन से हैं? वो सोमैटिक सेल्स हैं। ठीक है, और जर्म लाइन सेल्स वो हैं जो अब आगे मायोसिस में पढ़ेंगे, ये वो सेल्स होते हैं जो कि गैमीट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो याद रखें जो माइटोसिस होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? वो सोमैटिक सेल्स में होती है। जिस तरह जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं, लिहाजा उनमें कौन सी डिवीजन हो रही है? उनमें माइटोसिस हो रही है। तो माइटोसिस कैसी डिवीजन होती है? याद रखें माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन होती है कि जिसमें एक सेल से जो है, जिसको पेरेंट सेल कहते हैं, ये देखें ये एक सेल है, इसको पेरेंट सेल कहते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, ये पेरेंट सेल है, जिसमें एक सेल से जो है वो दो सेल बनते हैं। ठीक है, और दोनों सेल्स जो हैं जो नए बनते हैं उनको कहा जाता है डॉटर सेल्स। तो इन दोनों सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहता है? सेम रहता है। यानी अगर ह्यूमन का जो सोमैटिक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, आप देखें ये एक एपिथेलियल सेल है, ये डिवाइड हुआ और इससे दो डॉटर सेल बन गए, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है डॉटर सेल्स में? वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ऐसी डिवीजन को हम क्या कहते हैं? ऐसी डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस क्या होती है? वो सेल डिवीजन जिसमें एक सेल से एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाते हैं, और दोनों में न्यू डॉटर सेल्स में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही होता है जो पेरेंट सेल में। और ये माइटोसिस की साइट क्या है, किस जगह पर होती है? तो माइटोसिस जो है ये होती है सोमैटिक सेल्स में, यूकैरियोट्स में। लेकिन याद रखें जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर जो है वो, उनके अंदर ये माइटोसिस नहीं है, इसकी बजाय उसमें क्या होता है? उनमें होती है बाइनरी फिशन। तो याद रखेंगे आप लोग कि जो बैक्टीरिया होते हैं, देयर इज नो माइटोसिस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या है? बैक्टीरिया में है बाइनरी फिशन। जो आप एक चैप्टर आएगा आगे रिप्रोडक्शन, वहाँ में इंशाल्लाह उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बाइनरी फिशन जो है ये क्या है, बस ये डिफरेंट होती है। ठीक है, माइटोसिस से। तो ये एक पॉइंट और याद कर लें कि माइटोसिस को डिस्कवर किसने किया था? तो बेटा ये देखें माइटोसिस जो है ना 1880 में एक साइंटिस्ट, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे वॉल्टर फ्लेमिंग, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ये आपने याद रखना है, इस तरह का ये एमसीक्यूज में इस तरह की इंफॉर्मेशन आ सकती है। ठीक है, तो ये माइटोसिस है। अब हम ये देखते हैं कि जो माइटोसिस है ना, इसकी आगे से फर्दर कितनी स्टेजेस हैं माइटोसिस की। ठीक है, तो बेटा याद रखें जो माइटोसिस है ना, है तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने माइटोसिस जो है इसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। तो हम देखते हैं अब ये कि माइटोसिस की कौन कौन सी फेजेस हैं या कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो माइटोसिस जो है ना, इसकी दो मेन फेजेस हैं। ठीक है, एक को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस और एक को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। पहले आप इन वर्ड्स पे गौर कर लें। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिस तरह आपने वर्ड पहले भी सुना हुआ है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस
और काइनेसिस का मतलब क्या होता है? काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस जो है, इसमें क्या होता है, इसमें सेल का एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ये देखें, ये जिस तरह एक सेल है, अब क्या हुआ, अब ये सेल बाहर से तो वैसे का वैसे ही नज़र आ रहा है आपको, लेकिन अंदर से क्या हो चुका है, अंदर से जो इसका न्यूक्लियस है वो एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो चुका है। न्यूक्लियस सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। तो वो स्टेज जिसमें सेल के एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस में ये होता है कि जो बाकी न्यूक्लियस के अलावा रिमेनिंग पार्ट है साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म भी अपने आप को क्या करता है, वो साइटोप्लाज्म भी उसमें डिवाइड हो जाता है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और इस तरह एक सेल से क्या होता है, दो सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, तो साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और कैरियोकाइनेसिस में जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है। लेकिन याद रखिए, कैरियोकाइनेसिस जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये भी स्टेज जो है काफ़ी लंबी है। तो जो कैरियोकाइनेसिस है, इसको फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कैरियोकाइनेसिस को, इसको फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। उनकी सीक्वेंस उसका याद रखना है, सीक्वेंस इसका रिवर्स कभी भी नहीं होता। तो वो कौन से हैं? प्रोफेज, पी मैट, आप लोग याद रखें, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है बेटा। ये आपने 4 स्टेजेस के नाम याद रखने हैं कि जो कैरियोकाइनेसिस है, इसकी 4 स्टेजेस हैं। इन 4 स्टेजेस को अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट हैपन्स इन द प्रोफेज, कि जो प्रोफेज है उसमें क्या क्या होता है और उसमें सेल्स में क्या क्या चेंजेस आती हैं। प्रोफेज, ठीक है। देखिए, प्रोफेज में ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है जो प्रोफेज में से गुजर चुका है, प्रोफेज कंप्लीट कर चुका है वो, या समझ लें कर रहा है। तो प्रोफेज में होता ये है कि सेल के अंदर जो है, मैं साथ साथ डायग्राम बना के थोड़ा समझाता भी जाता हूँ। ये देखें, एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद है क्रोमेटिन, ठीक है। इसके अंदर ये क्रोमेटिन मौजूद है। ये क्रोमेटिन क्या होता है? ये डीएनए के थ्रेड्स होते हैं, इसमें प्रोटीन भी होती हैं, यानी प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, इससे मिलकर एक तरह थिक से थ्रेड बनते हैं जिनको क्रोमेटिन कहा जाता है। तो ये जो थ्रेड लाइक क्रोमेटिन होता है, इसमें एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन के बाद क्या होता है? कंडेंसेशन के बाद आप देख सकते हैं, कंडेंसेशन के बाद जो है ना, ये जो क्रोमेटिन होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम्स आपको नज़र आते हैं, जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, क्योंकि डीएनए अपने आप को पहले डबल कर चुका है, तो इसमें आपको डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम नज़र आना शुरू होते हैं। तो क्रोमेटिन के क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। बेसिकली इट इज़ फोल्डिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम्स, और ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, इसको आप फोल्डिंग भी कह सकते हैं। तो याद रखें, सबसे पहले प्रोफेज में क्या होता है? सबसे पहले प्रोफेज में जो क्रोमेटिन मटेरियल है, कि दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, इसमें मैं एरो लगा रहा हूँ। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है, इससे क्रोमोसोम नज़र आते हैं, और ये क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल होते हैं। और आप देखिए, एक क्रोमोसोम आप जो डुप्लीकेटेड नज़र आता है, उसकी ज़रा लेबलिंग देख लें आप, कि जो ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है, इसके पार्ट्स के नाम याद रखेंगे हम। इसको, ये दो जो क्रोमेटिड्स हैं ना, इनको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। द क्रोमेटिड्स दैट बिलोंग टू द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो एक क्रोमेटिड में डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, दूसरे क्रोमेटिड में डीएनए का दूसरा मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर एक प्रोटीन अटैच होती है इस पॉइंट पे। सेंट्रल वाले पार्ट को सेंट्रोमेयर कहते हैं, यानी ये सेंटर वाला पार्ट है, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं।
तो सेंट्रोमेयर के साथ एक प्रोटीन अटैच होती है, ठीक है, सेंट्रोमेयर के साथ एक प्रोटीन अटैच होती है। इस प्रोटीन को कहा जाता है काइनेटोकोर। तो इसमें आपको प्रोफेज में क्रोमोसोम आपको इस तरह के नजर आएंगे। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है और इसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है, देखिए न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है आपको पता है उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये भी अपने आप को डिसॉल्व करना शुरू कर देती है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। और इसके जो पार्ट्स हैं वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप इसमें क्या होती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है प्रोफेज, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप भी हो गई। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक काफ़ी प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, जिसका फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, जो राइबोसोम प्रिपेयर करता है। वो न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, वो भी अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है, वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसइंटीग्रेट हो गई, ठीक है। और जो न्यूक्लियोलस था उसने भी अपने आप को ख़त्म कर लिया। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल में वो नहीं होता, ये एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के साथ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है सेंट्रियोल पेयर या सेंट्रोसोम कहते हैं। तो ये सेंट्रोसोम जो है ये प्रोफेज में अपीयर होना शुरू होता है और एक सेंट्रोसोम से 2 या एक सेंट्रियोल पेयर से ये डुप्लीकेट होता है, 2 बन जाते हैं, ठीक है, 2 बन जाते हैं ये। और इनमें से थ्रेड्स निकलना शुरू हो जाते हैं जिनको कहा जाता है स्पिंडल फाइबर। और ये दोनों सेल की ऑपोजिट साइड पे मूव करना शुरू करते हैं, सेल की साइड को पोल कहते हैं। तो और इनमें से थ्रेड्स निकलते हैं जिन्हें कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इस डायग्राम में कि ये देखें ये सेंट्रोसोम है, ठीक है, या सेंट्रियोल पेयर है ये, और इसमें से आपको थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि ये थ्रेड्स को अरेंज करता है, सॉरी इसमें से निकलते नहीं हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन या माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये उनको अरेंज करता है। तो इसको स्पिंडल कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बन रहे हैं। इसके कंप्लीट सेट को माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं और एक थ्रेड को स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है। याद रखें प्लांट सेल्स जो है ना उनके अंदर ये सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम नहीं होते, और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना ये स्पिंडल फाइबर्स एग्रीगेशन के प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। एग्रीगेट हो जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और एग्रीगेट होने के बाद वो क्या बनाते हैं, वो स्पिंडल बना देते हैं। तो ये याद रखना है आपने, प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो ये सेंट्रियोल्स नहीं होते, ठीक है। तो ये प्रोफेज की ये डायग्राम आप देखें, ये आपने इसको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। तो प्रोफेज में आप देखें क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो गई। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है प्रोफेज के बाद, उसका नाम है मेटाफेज, ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होता है, पहले मैं साइड पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। मेटाफेज में आप देखें जो एक सेल है ना, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसके जो सेंट्रियोल का पेयर है या सेंट्रोसोम है वो एक साइड पर पहुंच चुका है, ठीक है, वो एक साइड पर पहुंच चुका हुआ है, अपनी पोल्स पर पहुंच चुके हैं, और इनसे आपको थ्रेड्स निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिनको स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। स्पिंडल फाइबर्स इनसे ओरिजिनेट हो रहे हैं या ये अरेंज कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स। अब अगर आप क्रोमोसोम्स को देखें, जो क्रोमोसोम्स है ना उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर लिया, बिल्कुल सेंटर में, जिस तरह अर्थ का इक्वेटर होता है, तो इसी तरह क्रोमोसोम्स ने अपने आप को क्या किया, क्रोमोसोम ने अपने आप को सेंटर में अलाइन कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम की जो सेंटर वाला पार्ट है जिसको सेंट्रोमेयर कहा जाता है, और उसके साथ एक प्रोटीन है जिसका नाम काइनेटोकोर है। तो ये प्रोटीन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस यहाँ पर स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो चुका है। तो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इन प्रोटीन से आकर, कुछ सारे नहीं, कुछ अटैच हो चुके हैं इनसे। तो आप देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम जो है दोनों साइड से वो किससे अटैच हुआ हुआ है, वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हुआ हुआ है एक क्रोमोसोम।
और सेंटर में ये क्रोमोसोम अपने आप को एक उन्होंने अरेंज कर लिया। सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। तो इस स्टेज को आइडेंटिफाई करना भी सबसे इजी है, क्योंकि इसमें आपको इजीली क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन हुए हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये थी जी मेटाफेज। मेटाफेज के बाद जो अगली स्टेज है उसका नाम है एनाफेज। ठीक है, एनाफेज को हम देखते हैं। एनाफेज जो है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और प्रोटीन्स के अंदर ये एबिलिटी है कि प्रोटीन्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं प्रोटीन्स। तो अब होता ये है कि जो स्पिंडल फाइबर्स के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन होती हैं वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से देखें ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। और आप देखें कि एक क्रोमोसोम जो है ना, उसको दोनों साइडों से खींचा जा रहा है, दोनों साइडों से उसको कौन अपनी तरफ पुश कर रहा है, दोनों, ये इसके पर प्रोटीन लगी हुई है काइनेटोकोर, और ये हैं जी स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइडों से एनाफेज में। तो अब जब ये पुलिंग फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है ना, ये दरमियान से अपने आप दरमियान से स्प्लिट कर जाता है, दरमियान से कट जाता है, और एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम से दो सिंगल क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये यूं समझ लें कि एक क्रोमोसोम जो है, इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और वो ऑपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम एनाफेज कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये ऑपोजिट पोल पे अपने आप को क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट पोल पे देखिए अपने आप को मूव कर रहे हैं। तो ये स्टेज एनाफेज है। और आप देखें इस तरह हमारे पास हाफ क्रोमोसोम एक पोल पे जा रहे हैं, हाफ क्रोमोसोम दूसरे पोल पे जा रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है इसकी कैरियोकाइनेसिस की। नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग द कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो टीलोफेज इसकी लास्ट स्टेज है। तो टीलोफेज में आप देख सकते हैं कि टीलोफेज में जो देखें आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑपोजिट पोल पे जा चुके हैं। टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। और इसमें आप देखें कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनके इर्द गिर्द दोबारा न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो गई है, न्यूक्लियर एनवेलप भी बनना शुरू हो गई है, और आप देखें आपको न्यूक्लियस भी नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो और आप देख सकते हैं न्यूक्लियस ने क्या किया, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं टीलोफेज। तो ये आपने देखा कि ये जो थी कैरियोकाइनेसिस, इसकी 4 स्टेजेस थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद हमने देखा कि सेल तो अभी एक ही है लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। और साथ साथ देखें ये क्या होगा, अभी ये जो इसमें आपको नज़र आ रहे हैं क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे, ये दोबारा से अपने आप को क्रोमेटिन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं ये हैं कि साइटोप्लाज्म इसका कैसे डिवाइड होता है। तो जो अगली स्टेज है उसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो माइटोसिस की 2 स्टेजेस थी, कैरियोकाइनेसिस, और सेकंड स्टेज कौन सी है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की क्या डेफिनेशन है, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस जो है ना, ये एनिमल सेल में अलग तरीके से होती है और प्लांट सेल में इसका अलग मेथड होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो साइटोकाइनेसिस है वो एनिमल सेल्स में कैसे होती है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर नज़र आ जाए। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक एनिमल सेल है और इसके अंदर आप देखें इसमें 2 न्यूक्लियस जो हैं वो बन चुके हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए। तो याद रखें दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो जगह होती है वहाँ पर जो है ना, एक जो है वो कैविटी सी पैदा होती है, यानी दरमियान से सेल मेम्ब्रेन दबना शुरू हो जाती है और एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को या इस दबी हुई जगह को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज फरो कहते हैं। तो आप देखें एक क्लीवेज फरो इधर बन गई है और एक क्लीवेज फरो इधर बन गई। अब क्लीवेज फरो जहाँ पर बनी है उसके बिल्कुल अंदर जो है वो स्पेशल जो है थ्रेड्स होते हैं जिनको माइक्रोफिलामेंट कहा जाता है। यह आपने पीछे पढ़ा था साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन के अंदर 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट।
तो ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये स्पेशल किस्म के थ्रेड्स होते हैं जो साइटोस्केलेटन का पार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एनिमल सेल में बिल्कुल दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में आके एक रिंग बना देते हैं, रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट, इसका रिंग बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो रिंग होता है ना, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा रिंग होता जाता है, और जब ये रिंग छोटा होता है तो ये सेल मेम्ब्रेन को भी अंदर की तरफ खींचता है। सेल मेम्ब्रेन पिंच हो रही है, दब रही है अंदर की तरफ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और बिलाखिर क्या होता है, और बिलाखिर सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपस में मिल जाती है और दो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर सेल बन जाती है। तो ये था साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में आपने दो ये टेक्निकल टर्म जरूर याद रखनी है, एक है क्लीवेज फरो और एक है माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो प्लांट सेल है उसमें क्या सीन होता है, उसके अंदर किस तरह जो है वो प्लांट सेल जो अपने आप को डिवाइड करता है। देखें, प्लांट सेल्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है, जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है, उसमें गोल्जी अपरेटस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। गोल्जी अपरेटस से नहीं हो सकता, आपके बगैर नहीं हो सकता। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि गोल्जी अपरेटस क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन्स, कि इस तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं, वो एजिस से वो थिक होती हैं, दरमियान से थिन होती हैं। ऐसी मेम्ब्रेन के पूरे स्टॉक को, पूरे सेट को हम क्या कहते हैं, पूरे सेट को हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। और इनसे क्या होता है, इनसे वेजिकल्स जो है वो निकल रहे होते हैं, इनको गोल्जी वेजिकल कहा जाता है। तो अब याद रखें, अब होता ये है कि देखें ये एक एनिमल सेल है, साइड से भी डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये इसकी सेल वॉल है और आप देखें इसमें न्यूक्लियस जो है वो दो में डिवाइड हो चुका है, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब यहाँ पर जो गोल्जी अपरेटस है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो गोल्जी अपरेटस होती है दोनों साइड से, उस गोल्जी अपरेटस से वेजिकल निकलते हैं और वो वेजिकल अपने आप को सेंटर में पहले, सबसे पहले सेंटर से अरेंज करना शुरू करते हैं। ठीक है, और इस तरह सेंटर से अरेंज करते हैं। साथ कुछ थ्रेड्स होते हैं जो इसको गाइडलाइन देते हैं इनको अरेंज करने के लिए। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको गाइडलाइन करते हैं। तो इसकी गाइडलाइन में क्या होता है, ये अपने आप को सेंटर में अरेंज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। तो आप देखें, अब सिर्फ फ्रैग्मोप्लास्ट के बाद क्या होता है कि ये जो वेजिकल्स हैं ना, ये अपने आप को फ्यूज़ कर लेते हैं। ये जो वेजिकल्स होते हैं ये अपने आप को फ्यूज़ कर लेते हैं, और फ्यूज़ करने के बाद क्या होता है, फ्यूज़ करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको सेल प्लेट कहते हैं। ठीक है, और ये जो थ्रेड से बने हुए थे ये ख़त्म हो जाते हैं। देखें, इसमें इसके रिमेनिंग पार्ट दिखाए हुए रेड कलर के, और उसके बाद ये सेल प्लेट फर्दर डीप होती है, थिक हो जाती है, और इस तरह एक सेल से दो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और इस तरह एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो आपने देखा कि प्लांट सेल में मेन किसका रोल है, प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस का रोल है सेल साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने में, और इसके अलावा वहाँ पर फ्रैग्मोप्लास्ट बन रहा है और वहाँ पर सेल प्लेट बन रहा है। तो ये तीन टर्म्स आपने इसमें याद रखनी है कि गोल्जी अपरेटस का रोल, ठीक है, सेल प्लेट और फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है, तो ये था साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो माइटोसिस है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, बॉडी में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर बॉडी में हमारे सेल क्यों डिवाइड हो रहे हैं, क्या इनका मकसद है डिवाइड होने का। तो याद रखें, ग्रोथ एक वो प्रॉपर्टी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे ग्रो करते हैं। तो ग्रो की डेफिनेशन क्या होती है, द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड वेट। कि ग्रोथ के अंदर बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके सेल्स की तादाद बढ़ती है। जब आप 1 क्लास में थे आपके बॉडी में सेल्स कम थे, अब आप 9th क्लास में आ गए, आपकी बॉडी में ज़्यादा सेल्स हो गए, आपकी ग्रोथ हो गई। तो ये जो ज़्यादा सेल आए हैं किससे आए हैं, माइटोसिस की वजह से आए हैं। तो बेसिकली जो ग्रोथ की मेन रीज़न है वो क्या है, वो माइटोसिस है। ठीक है, इसके अलावा सेल रिप्लेसमेंट। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो है कुछ सेल्स जो हैं वो अपना काम करने के बाद वो नकारा हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो 120 डेज़ के बाद क्या होता है, वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, बिल्कुल नकारा हो जाते हैं। तो उनकी भी डेथ कर दी जाती है और उसकी जगह फिर नए सेल्स बनेंगे। इसी तरह इंटेस्टाइन के दीवारों में हमारे स्किन के सेल मरते रहते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर वाले सेल्स उनकी डेथ होती रहती है क्योंकि वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू है। तो उसकी जगह क्या होता है, माइटोसिस की वजह से नए सेल्स बनते रहते हैं। बाज़ एनिमल्स जो होते हैं ना, वो उनके बॉडी का कोई पार्ट अगर काट दिया जाए तो वो नया पार्ट बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं, प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये स्टार फिश जो है, बेसिकली ये सी स्टार है क्योंकि ये फिश नहीं है, ये एक इनवर्टिब्रेट है। तो अगर ये सी स्टार जो है इसका
कुछ क्या कहते हैं आर्म कट जाए तो ये आर्म नया आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो याद रखें माइटोसिस जो है इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये होती है कि जिसमें एक ही इंडिविजुअल, एक ही सिंगल पेरेंट अपना ऑफस्प्रिंग पैदा कर देता है। तो याद रखें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी किस पे बेस करती है, वो भी माइटोसिस पे बेस करती है। फॉर एग्जांपल ये आपको एक एनिमल दिखाया गया, इनवर्टिब्रेट एनिमल है, ये वाटर में होता है, इसको हाइड्रा कहते हैं। तो आप देखें हाइड्रा कैसे सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करता है कि इसकी बॉडी से एक आउट ग्रोथ पैदा होती है और आउट ग्रोथ बड़ी हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस होती जा रही है, ये जो इसका जो बड है ये इसको बड कहते हैं, बढ़ता जा रहा है और बिलाखिर ये बड जो है ये एक न्यू ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है और इससे कट के अलग हो जाता है। तो इस तरह आप देखें ये भी क्या है, ये भी माइटोसिस की वजह से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। चलें अब ये लास्ट छोटा सा टॉपिक है एरर्स इन माइटोसिस। तो याद रखें बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, बाज़ दफ़ा माइटोसिस जो है इसके अंदर एरर आ जाती है। और देखें जिस तरह शुरू में हमने बात की थी कि माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो जीन्स के कंट्रोल में है, यानी जो सेल डिवीजन जो है या जो सेल साइकिल है ना ये अपने आप नहीं हो रही, ये जीन्स के कंट्रोल में। जीन्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। तो इसका आप इनहेरिटेंस में इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे जीन्स की, ये जीन्स होते क्या हैं। तो बस इतना याद रखें कि जीन्स जो है ये सेल साइकिल इसके कंट्रोल में है। तो समटाइम ऐसा होता है कि एक सेल के अंदर जो जीन होता है ना जो सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है उसमें एरर आ जाता है, उसमें म्यूटेशन हो जाती है। और अब होता ये कि एक उस म्यूटेशन, उस एरर को म्यूटेशन कहते हैं। अब होता ये है कि वो सेल जो है ना वो फिर डिवाइड करता ही जाता है, बेतहाशा डिवाइड करता है, वो रुक ही नहीं रहा। और जो वो डिवाइड कर रहा है तो वो जो सेल्स बना रहा है वो सारे डिफेक्टेड सेल हैं, वो सारे सेल ठीक नहीं है, वो डिफेक्टेड सेल हैं। किसी में 47 क्रोमोसोम है, किसी में 46 हैं, किसी में 42 हैं। तो वो सेल्स जो हैं सारे बस उनका काम यही है कि वो डिवाइड होते जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। अब जाहिर बात है जब ये सेल डिवाइड हो रहे हैं तो बॉडी के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। जो रिमेनिंग सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनकी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, उनका फूड यूज़ कर रहे हैं और ये खुद इनका साइज बड़ा होता जा रहा है और ये साथ वाले सेल्स की स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये साथ वाले सेल्स को क्या कर रहे हैं, उसको फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए इन सेल्स को इसको हम कहते हैं कैंसर। तो बेसिकली कैंसर क्या है, कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, एन अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। अब कैंसर जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं और कैंसर से जो मैस बनती है इसको कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्यूमर। कैंसर सेल की मैस को ट्यूमर कहा जाता है। अब कैंसर की 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं बिनाइन कैंसर और एक को हम कहते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। बिनाइन कैंसर में ये होता है कि जो ट्यूमर होता है, जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अपनी जगह पर, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर ही रहते हैं, वो इधर उधर ट्रैवल नहीं करते, इसको बिनाइन कैंसर कहते हैं। और दूसरा जो बड़ा डेंजरस कैंसर होता है इसको मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। असल कैंसर यही है मैलिग्नेंट कैंसर। इसमें ये होता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो ब्लड के ज़रिए या एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, उसके ज़रिए ये पूरी बॉडी में स्प्रेड करना शुरू होते हैं। इनकी स्प्रेडिंग को मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था आज का टॉपिक, माइटोसिस एंड सेल साइकिल एंड माइटोसिस। अल्लाह हाफिज़।